नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इकाई 7 में संस्कृत साहित्य में काव्य शास्त्र को। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर 6 जो पार्ट है उसको कंप्लीट किया था। तो अब हम यहाँ पर जो 7 पार्ट जो है इसको कर रहे हैं। और संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र में जो ये वाला पार्ट है हमने ये इनसे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम ध्वनि संप्रदाय वक्रोक्ति जो इनको करने वाले हैं। सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और कल वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आपने अपना जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड कर लिया होगा। तो अपना जो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम रह जाता है तो उसमें भी जाए यही पूछा जाएगा। तो कंटिन्यू जाए यहाँ पर हम जाए सिलेबस जा करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है या DT प्लस भी या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है TST PST वाला तो ये जा उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी अगर CTET वाला एग्ज़ाम देना है तो ये भी जाए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप जा देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं ध्वनि संप्रदाय। भारतीय काव्य संप्रदाय के क्षेत्र में आचार्य आनंदवर्धन का प्रवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य आनंदवर्धन को किसके लिए जाना जाता है, तो ध्वनि संप्रदाय के लिए। आनंदवर्धन जैन का समय माना गया है 940 से 1070 ईस्वी तक। इनका जो ग्रंथ है इसका नाम है ध्वन्यालोक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसी काल की रचना है और ध्वनि की परंपरा ध्वनि काल के पहले ही प्रारंभ हो गई थी। आनंदवर्धन ने स्वयं लिखा है काव्यस्य आत्मा ध्वनि। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है इनका काव्य लक्षण। काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुद्धे इयम स्मरणात् पूर्व है। ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें तो ध्वनि शब्द का जो निर्माण है धवन धातु से और किन प्रत्यय के संयोग होने से हुआ है। इसका अर्थ कानों में सुनाई पड़ने वाला नाद जो है घोष उससे लिया गया है। इस अर्थ के 5 रूप माने जा सकते हैं, जैसे ध्वनति ध्वन्यति इति व ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित करे या फिर कराए वह ध्वनि है। इसका तात्पर्य शब्द से है। दूसरा ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, अर्थात जिस कारण के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति हो वह ध्वनि शब्द शक्ति से है। तीसरा जो यहाँ पर ध्वन्यते इति ध्वनि है, अर्थात जो ध्वनित हो वह ध्वनि है। तात्पर्य वस्तु रस अलंकार आदि। चौथे नंबर पे आ जाता है ध्वनम ध्वनि, अर्थात ध्वनित होने का जो भाव है वह ध्वनि है। तात्पर्य अभिव्यंजन सूचना आदि। 5वें नंबर पे आ जाता है ध्वन्यत अस्मिन इति ध्वनि है, जिसमें ध्वनित हो उसे ध्वनि कहते हैं। तात्पर्य काव्य से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 माने थे इन्होंने। तो यहाँ पर ध्वनि शब्द का अर्थ व्यंजक शब्द, व्यंजनार्थ, व्यंग्य रस आदि, व्यंग्य काव्य आदि तथा व्यंजना व्यापार है। क्रिया के विभिन्न रूपों का अवलोकन किया गया है। तो आगे फिर यहाँ पर जो ध्वनि की परिभाषा जो है ये आ जाती है, जहाँ अर्थ स्वयं तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करते हैं, तो उसे काव्य के विद्वानों ने ध्वनि की संज्ञा से अभिहित किया था। जैसे यहाँ पर ये श्लोक है, यत्र अर्थ है शब्द या तम अर्थम उपसमर्धनीकृत स्वार्थ है व्यक्त काव्य विशेषा सध्वनि इति सुरभि कथित है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि वह काव्य ही ध्वनि कहलाता है। ध्वनिकार ने लिखा है कि विशिष्ट वाचक शब्द जब उस व्यंग्य अर्थ को प्रकट करता है तो उस काव्य विशेष को ध्वनि कहते हैं। यत्र अर्थ है वाच्य विशेषा शब्दवा तम अर्थम व्यक्त स काव्य विशेषा ध्वनि इति ही। व्यंग्य काव्य ही नहीं केवल चमत्कारी व्यंग्य काव्य है। रमणियों में जिस प्रकार सौंदर्य के अतिरिक्त लावण्य होता है उसी प्रकार शब्द में वाच्य से अतिरिक्त प्रतीयमान होता है। यहाँ पर फिर इसी के बारे में बतलाया गया है। प्रतीयमानम पुनः पुनरुयदेव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकविना यतत प्रसिद्ध व्यतिरिक्तम विभाति लावण्यम इव अंगनासु। ध्वन्यालोक में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
मिलता है। यहाँ सूर्य भी शब्द से प्रतीत होता है कि ध्वनि की चर्चा पहले ही होती रही होगी। इसकी कल्पना 825 ईस्वी के लगभग हुई होगी। ध्वन्यालोक के 3 भेद हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। ध्वन्यालोक के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से? कारिका, वृत्ति और उदाहरण। इनमें से अंतिम 2 भागों में आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है, इस पर कोई मतभेद नहीं, और इस समय आनंदवर्धन के अतिरिक्त ध्वनिकार का नाम भी सुझाया जाता है। अब बात करें ध्वनि के भेदों की, तो व्यंजन व्यापार से प्राप्त अर्थ को ध्वनि कहते हैं। आचार्य ने ध्वनि के बहुत से भेद किए हैं। स्थूल रूप से ध्वनि के 2 भेद हैं, अभिधमूला ध्वनि और लक्षणमूला ध्वनि। अब सबसे पहले आ जाता है अभिधमूला ध्वनि। इसके अंतर्गत सीधे वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ ध्वनि हो जाती है। शास्त्रीय भाषा में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अभिधमूला ध्वनि में वाच्य विवक्षित होता है, उसका प्रवेशन व्यंग्य प्रतीति में होता है, इसलिए इसे विवक्षित आनीय प्रवाच्य ध्वनि भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। लक्षणमूला में लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, अर्थात लक्षणमूला के भी विद्वानों ने 2 उपभेद बताए हैं। अभिधमूला ध्वनि का जो वर्गीकरण अभिव्यक्ति के भेद से किया गया है, जैसे यहाँ पर सबसे पहला आ गया है समलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि। अब ये क्या होती है? जहाँ वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, जहाँ वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो तो वहाँ पर समलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि होती है। इसके बाद आ जाता है असमलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि। जब वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ एक साथ ध्वनित हो तब असमलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि होती है। असमलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि के भी 8 भेद माने गए हैं। अब ये भी एग्जाम में आता है। असमलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि के कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? रस, रस आभास, भाव, भाव आभास, भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि और भाव सबलता। तो ये 8 भेद हैं। इसके बाद आ जाता है समलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि। इसके भी 3 भेद हैं, शब्द शक्ति उद्भव, अनुरणन, अर्थ शक्ति उद्भव, अनुरणन। ध्वनि का यह वर्गीकरण मुख्य आधार पर किया गया है। शब्द शक्ति उद्भव, अनुरणन ध्वनि के भी वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, ये 2 भेद बतलाए गए हैं। अब आ जाता है दूसरे नंबर पर लक्षणमूला ध्वनि। इसके 2 भेद हैं, ये भी एग्जाम में आता है। लक्षणमूला ध्वनि कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य है। तो ये 2 भेद हैं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य क्या है? अर्थांतर संक्रमित में वाच्य थोड़ा सा उपेक्षित होता है, और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में इसमें लक्ष्यार्थ पूर्ण रूप से उपेक्षित होता है। पहले वाले में वाच्य थोड़ा सा उपेक्षित होगा और दूसरे वाले में पूर्ण रूप से उपेक्षित होगा। अभिधमूला की भांति ही लक्षणमूला ध्वनि के भी अनेक उपभेद हैं। ध्वनि का एक वर्गीकरण व्यंग्य मुख से भी किया गया है। ध्वनि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? वस्तु, अलंकार और रस ध्वनि। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ध्वनि के भेद कौन से हैं? कितने हैं? 3। वस्तु, अलंकार और रस ध्वनि। क्योंकि शब्द तथा अर्थ व्यंग्यार्थ को व्यक्त करते हैं, इसलिए वे व्यंजक हैं। इसी प्रकार शब्द और अर्थ में जो व्यंजन व्यापार होता है, इसलिए ध्वन्यार्थ तथा शब्दार्थ में व्यंज्य व्यंजक भाव रूप शब्द संबंध विद्यमान होता है। वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि के 2 भेद हैं, शाब्दी और आर्थी भेद से। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आ जाता है ध्वनि विरोध। ध्वनि विरोध आचार्यों ने ध्वनि के प्रमुख आधार व्यंजना शक्ति को ही अस्वीकार कर दिया था। फिर ध्वनि तो अपने आप अस्वीकृत हो जाती है। उनके समस्त आक्षेपों को संक्षेप में रखा जा सकता है। जैसे पहला बिंदु आया यहाँ पर, व्यंजना की अभिधा से पृथक सत्ता नहीं होती। प्रतिमान या व्यंग्यार्थ के बोध का आधार अनुमान है, इसलिए व्यंजना एवं ध्वनि को मानने की आवश्यकता नहीं। व्यंजना की लक्षण से पृथक सत्ता नहीं होती। समासोक्ति या प्रस्तुत प्रशंसा या अलंकारों में इसे समेटा जा सकता है।
अब आ जाता है ध्वनि और रस। सहृदय सामाजिक को रस का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, किंतु उनकी अप्रत्यक्ष प्रतीति होती है, इसलिए व्यंजन या ध्वनन होता है। इसलिए ध्वनिकार ने उसे मात्र रस न मानकर रस ध्वनि माना है। ध्वनिकार के अनुसार काव्य का त्रिविध वर्गीकरण हुआ है, उत्तम, मध्यम और अधम रूप से। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काव्य के 3 भेद कौन कौन से हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम काव्य भी 3 प्रकार का है, रस, वस्तु और अलंकार के भेद से। काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व है रस। ध्वनि की स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। रस और ध्वनि मूलतः रस के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा काव्यात्मक ध्वनि। ये भी एग्जाम में पूछ जाती है, क्योंकि लक्षण है आचार्य आनंदवर्धन का। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य है आनंदवर्धन। यह ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है, आनंदवर्धन को। इस प्रकार भी घुमा फिरा कर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिन्होंने अपने प्रख्यात ग्रंथ ध्वन्यालोक, ये भी एग्जाम में आता है, में इस तत्व को सर्वप्रथम व्यवस्थित, व्यापक और स्वच्छ रूप से प्रतिपादित किया है। आनंदवर्धन से पूर्व के भामह, दंडी, उद्भट और वामन आदि अलंकारवादी आचार्यों ने यद्यपि ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, काव्यात्मा ध्वनि। तो काव्य को, ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन। इन्होंने क्या है, ध्वनि ही काव्य की आत्मा माना है। आनंदवर्धन के उपरांत ध्वनि तत्व का खंडन किया गया और आगे चलकर आचार्य जो मम्मट है, इन्होंने अपने मार्मिक विवेचन के द्वारा ध्वनि की पुनः स्थापना की। ध्वनि शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र में 5 विभिन्न अर्थों में मिलता है। व्यंजक शब्द में, व्यंजक अर्थ में, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंग्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य के रूप में। ध्वनि सिद्धांत का मूल व्यंग्यार्थ और व्यंग्यार्थ प्रधान ही काव्य है। ध्वनि सिद्धांत से पूर्व अलंकार रीति और रस सिद्धांत का विवेचन हो चुका है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है, जैसे आचार्य मम्मट है, इन्होंने काव्य के कितने भेद किए थे, तो उत्तम, मध्यम, अधम ये किए थे। ये आपके आगे जो भाग होगा उसमें ये वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ये साहित्य दर्पण अलग, ये जो है आचार्य मम्मट वाले, तो ये क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आएंगे। इसके बाद आ जाता है ध्वनि का लक्षण। आनंदवर्धन जन के अनुसार जहाँ शब्द और अर्थ अपनी अपनी सत्ता को गौण करके जिस विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वह ध्वनि अर्थात व्यंग्यार्थ कहलाता है। महाकाव्य की वाणी में प्रसिद्धार्थ से जो अतिरिक्त अर्थ घोषित होता है, वह ध्वनि अथवा व्यंग्यार्थ कहलाता है। जिस प्रकार नारी के अंगों से फूटता हुआ लावण्य उन अंकों से मित्र रूप से भाषित होता है। अब आगे ध्वनि के भेद हैं। आनंदवर्धन के द्वारा प्रस्तुत ध्वनि के भेद उपभेदों को आगे बढ़ाते हुए मम्मट ने ध्वनि काव्य के पहले 51 भेद माने हैं। तो ये भी क्या महत्वपूर्ण है लाइन यहाँ पर। आचार्य मम्मट ने ध्वनि काव्य के कितने भेद हैं, 51 माने हैं, जो परस्पर संयोजन के द्वारा कई सहस्त्र तक जा पहुँचते हैं, किंतु इनमें से 5 भेद ही प्रमुख हैं। कौन कौन से? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंतिस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो ये 5 मेन है, तो इन्हीं को प्रमुख माना गया है। अब आ जाता है ध्वनि का आत्म तत्व। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में स्पष्ट शब्दों में कहा था, काव्यात्मा ध्वनि। आनंदवर्धन प्रतिपादित ध्वनि नितांत आंतरिक तथा साथ ही सर्वाधिक व्यापक तत्व है। यह वाच्यार्थ उसी प्रकार मित्र होता है जिस प्रकार अंगना के अंग से पूर्ता हुआ लावण्य है, अथवा किसी लज्जाशील रमणी के मुख से लटकती हुई सौंदर्य की आभा। इसके आगे आनंदवर्धन ने काव्य के विविध चमत्कारों को ध्वनि पर आधारित माना है और ध्वनि के मुख्य 5 भेद किए हैं और गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद। ध्वनि के 5 भेद और गुणीभूत व्यंग्य काव्य के कितने? 8 भेद। फिर आगे इनके उपभेद भी हैं, जो पद्यांश पद काव्य से लेकर प्रबंधगत तक परिगणित हुए हैं। ध्वनि का एक भेद असमलक्षक व्यंग्य भी है, जो रस, भाव, रस अभाव आदि 8 काव्य तत्वों का पर्याय है। स्पष्टतः ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने के 2 जो कारण हैं वो सामने आते हैं।
जिसमें पहला जो आ जाता है कि यह तत्व काव्य में अनिवार्यतः विद्यमान रहता है, और यहाँ तक कि रस के उदाहरणों में भी इस तत्व का अस्तित्व अपेक्षित है। और इसके विपरीत प्रत्येक काव्य स्थल में ध्वनि की सत्ता अनिवार्यता होने पर भी यह सदा आवश्यक नहीं है कि वह शास्त्रीय दृष्टि से रस की उपस्थिति हो जाए। और दूसरा जो आ जाता है कि ध्वनि तत्व रस की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। रस तो ध्वनि काव्य का एक भेद मात्र है, यद्यपि अनेक भेदों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। तो स्पष्ट है कि काव्य का अनिवार्य तत्व ध्वनि है, रस नहीं, क्योंकि रस के उदाहरण में ध्वनि की सत्ता अनिवार्यता स्वीकार्य होगी। ध्वनि के उदाहरण में रस की सत्ता अनिवार्य हो। सत्तावादियों ने रस ध्वनि को ध्वनि का सर्वप्रमुख जो उदाहरण माना है और इस प्रकार रस के अमरत्व को ग्रहण किया है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर भी ध्वनिवादियों के अनुरूप वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि को काव्य की आत्मा मानना संगत नहीं, क्योंकि ध्वनियाँ रस के बिना निर्जीव सी है। रस ध्वनि ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार की जा सकती है। तो ये तो जो है यहाँ पर ये ध्वनि का क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाता है वक्रोक्ति का। आचार्य कुंतक उनको जाना जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वक्रोक्ति, वक्र किसको कह देते हैं? टेढ़ा जो होता है उसको कहा जाता है। तो वक्रोक्ति जो शब्द है ये वक्र और उक्ति इन दो शब्दों से मिलकर तो बना है। वक्र का मतलब टेढ़ा, बांगा कह देते हैं, जिसको बांका बांगा कह देते हैं, बेईमान से है। उक्ति का मतलब कहने मतलब कथन से है। तो असामान्य, विचित्र और टेढ़ेपन की उक्ति को वक्रोक्ति कहा जाता है। तो यह अर्थ सीधे साधे अर्थ में हुआ कि हिंदी में बांका शब्द का अर्थ बहादुर, वीर, छेला और सुंदर भी है, इसलिए वक्रोक्ति को सुंदर, चमत्कृत अथवा रमणीय उक्ति भी कहा जा सकता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के अनुसार काव्य का सौंदर्य उक्ति की विशेषता अर्थात विचित्र टेढ़ेपन में है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में काव्य के प्राण तत्व का उल्लेख निम्न प्रकार से किया है। अब जारे जो कुंतक हैं इनका काव्य का नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवितम, और इनके काव्य लक्षण भी हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ये तीनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संपूर्ण विवेचन उनकी प्रतिभा संपन्नता का ही प्रमाण है, क्योंकि उनके प्रवर्ती आचार्य ने उन्हें नहीं स्वीकार और आगे विकसित ना हो सके। अब आगे इसके भेद जो प्रभेद है वो किए गए हैं, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद और प्रभेदों का विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से विवेचन किया है। कुंतक के अनुसार वक्रता के मुख्य 6 भेद हैं, ये एग्जाम में आता है आपके। कुंतक के अनुसार वक्रता के भेद कौन कौन से हैं या कितने हैं? तो ये 6 हैं। पहला आ जाता है वर्ण विन्यास वक्रता। इसके अंतर्गत व्यंजक वर्णों के सौंदर्य के प्रकारों का विवेचन किया गया है। रचना में एक या दो से अधिक व्यंजक वर्णों का अंतर पुनः वर्ण विन्यास वक्रता है। अनुप्रास एवं यमक अलंकारों का 3 वृत्तियों और रीतियों का अंतर्भाव प्रायः वक्रता में हो जाता है। दूसरा आ जाता है पद पूर्वार्ध वक्रता। ये व्याख्या जरूरी बेशक नहीं आपने याद करनी, लेकिन इनके नाम जाए पता होना चाहिए। पद पूर्वार्ध वक्रता शब्द की रचना प्रतिपादिक रूप, पद या धातु एवं प्रत्यय के संयोग से होती है। प्रकृति या पूर्वार्ध का विन्यासगत वैचित्र्य पद पूर्वार्ध वक्रता या प्रकृति वक्रता है। कुंतक ने इसके 9 भेद प्रतिपादित किए हैं। तीसरे नंबर पे फिर आगे आ जाती है पद प्रत्यय वक्रता। इसको पर प्रार्ध वक्रता भी कहा जाता है। पद के उत्तरार्ध में स्थिर सुप, तिंग आदि प्रत्ययों का विन्यासगत सौंदर्य होता है। इसके 6 भेद हैं। इसके बाद आ जाता है वाक्य वक्रता। पद समूह या वाक्य विन्यास के सौंदर्य का नाम है वाक्य वक्रता, और वस्तु वक्रता भी इसको कहा गया है। कुंतक ने इसके 2 रूप माने थे, सहज और आहार्य। इसके बाद है प्रकरण वक्रता। प्रबंध के एक देश को प्रकरण कहा जाता है। प्रकरणों के परस्पर सहयोग से प्रबंध की उत्कृष्टता होती है। प्रकरण में यह वक्रता 9 प्रकार से लाई जाती है। प्रबंध वक्रता संपूर्ण प्रबंध की दृष्टि से कथानकीय विनाशगत सौंदर्य को प्रबंध वक्रता कहा जाता है। कुंतक ने इसके 6 भेद का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं यहाँ पर? मूल रस परिवर्तन वक्रता, कथा विच्छेद वक्रता, नामकरण वक्रता,
ये रमापन वक्रता, ये रम होगा या रस होगा, या आनुषंगिक फल वक्रता और तुल्य कथा वक्रता। तो इस प्रकार से 6 है ये। आगे जाता है वक्र उक्ति का काव्य के अन्य तत्वों के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर वक्र उक्ति और सभा उक्ति। ये क्या है? यह अलंकार सबसे पहले उल्लेख भामा के काव्य अलंकार में हुआ है, परंतु भामा ने सभाओक्ति को स्पष्ट रूप में अलंकार स्वीकार नहीं किया था। तो इस संबंध में उन्होंने अन्य आचार्य के मतों को उल्लेख किया है। कुछ आचार्य सभाओक्ति को अलंकार मानते हैं। दंडी ने सभाओक्ति को स्पष्ट रूप से अलंकार स्वीकार करके उसको आद्य अलंकार ही माना है। दंडी के अनुसार विविध पदार्थों के यथावत रूप को प्रकट करना सभाओक्ति या जातीय अलंकार है, परंतु दंडी ने सभाओक्ति को वक्रोक्ति के अंतर्गत नहीं माना है। उन्होंने समस्त वाङ्मय को सभाओक्ति एवं वक्रोक्ति के अंतर्गत नहीं माना है। वामन ने भी सभाओक्ति को अलंकार नहीं माना। भोज ने सभाओक्ति को अलंकार नहीं माना। भोज ने सभाओक्ति को अलंकार मानते हुए भी उसका अंतर्भाव वक्रोक्ति में नहीं किया। वक्रोक्ति और सभाओक्ति के संबंध पर कुंतक ने विशेष विचार किया था, किंतु कुंतक सभाओक्ति को अलंकार नहीं मानते। सभाओक्ति को अलंकार मानने वालों का मत खंडन किया था। वक्रोक्ति और रस। कुंतक का कहना है कि काव्य के मर्म को जानने वाले सहृदयों के अंतःकरण में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तिरस्कृत करने वाला काव्य अमृत रस चमत्कार का विस्तार करता है। काव्य की वस्तु के विवेचन में भी कुंतक ने रस को अत्यधिक महत्व दिया है। वर्ण्यमान वस्तु 2 प्रकार की होती है, स्वभाव प्रधान और रस प्रधान। इसमें रस प्रधान वस्तु उत्कृष्ट है। इसके बाद है वक्रोक्ति और अलंकार। सामान्य रूप से वक्रोक्ति और अलंकार एक ही प्रतीत होते हैं तथा वक्रोक्ति सिद्धांत को अलंकार सिद्धांत का ही रूपांतरण समझा जा सकता है। कुंतक ने शब्द एवं अर्थ को अलंकारार्थ मानकर ऐसा वैदिज्ञता अभिनीत किया है। वक्रोक्ति और अलंकार में समानता है। अलंकार संप्रदाय में अलंकार का महत्व है, वक्रोक्ति संप्रदाय में वक्रता है। आगे फिर यहाँ पर ये वक्रोक्ति और जो रीति है इसके बारे में बतलाया गया है। आचार्य जो वामन है इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना था। रीतिरात्मक काव्य से एक कल वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, रीति वाला जब भाग किया था क्वेश्चन, तो वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना था, परंतु कुंतक ने कहा कि रीति भी वक्रता का ही एक भेद है। रीति के लिए कुंतक ने मार्ग पद का प्रयोग किया था और उसने वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग, गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग, पंचाल रीति को मध्य मार्ग नाम दिया है। अब वक्रोक्ति और काव्य गुण। वामन ने रीतियों का आधार गुणों को बताया था और उनके अनुसार गुणों की संख्या थी 20, जिनके आधार पर रीतियों का संपादन होता है। कुंतक ने कहा कि गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण के 2 भेद हैं या 2 प्रकार हैं, माधुर्य, सौभाग्य। विशेष गुण 4 प्रकार का है, माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और रीति का क्षेत्र केवल पदों की संगठनता तक ही सीमित होता है। आगे वक्रोक्ति और औचित्य। आचार्य कुंतक ने काव्य में औचित्य को भी बहुत अधिक महत्व प्रदान किया था। काव्य के लक्षण से लेकर प्रबंध वक्रता तक उन्होंने औचित्य को वक्रता का प्राण माना है। उनकी वक्रता नहीं कहा तो औचित्य रूप ही हो गई। औचित्य किंचित मात्र भी होने पर सहृदय कलाद में विघ्न उत्पन्न होता है। कुंतक जैन का मानना है कि जिस प्रकार काव्य के प्रत्येक अंग में पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, क्रिया, कारक, लिंग आदि में वक्रता निहित हुआ करती है, उसी प्रकार औचित्य को भी विद्यमान रहना चाहिए। और स्पष्ट है कि वक्रोक्ता को जहाँ कुंतक काव्य को जीवित मानते हैं तो वहाँ वे औचित्य को भी काव्य के प्राणतत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे वक्रोक्ति और ध्वनि जो संप्रदाय है। वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कुंतक आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत से निश्चित रूप से परिचित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में ध्वनिकार के नाम और उनके सिद्धांतों को वर्णन किया है। ध्वनिकार के स्वरचित पद्यों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत भी किया है। स्वेच्छा के ऋण को कुंतक क्रिया वैचित्र्य वक्रता के उदाहरण के रूप में दिया है। कुंतक और ध्वनिकार के काव्य सौंदर्य के विवेचन में अनेक स्थानों पर समानता परिलक्षित होती है।
जिस प्रकार ध्वनिकार ने शुभ तिंग वचन कारक कृत, जो कृदंत जो होते हैं कृदंत तदि समास में वाले कृत समास उपसर्ग निपातकार आदि को ध्वनि का अभिव्यंजक माना है, उसी प्रकार से कुंतक ने वर्ण वक्रता से लेकर प्रबंध वक्रता तक सभी में वक्रता संपादित की है। तो ये जो इसमें से जो मुख्य बातें हैं वही एग्जाम में पूछी जाती है। तो यही हमारे इसकी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम नए जो पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।